बेसिक नॉलेज ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग, also known as foreign exchange trading or FX trading, is the act of buying and selling currencies to make profit. It's one of the largest financial market in the world with trillions of dollar exchange daily. तो फॉरेक्स ट्रेडिंग या गैर मुल्की करेंसी ट्रेडिंग जो है बेसिकली मुनाफा कमाने के मकसद के साथ आलमी मंडी में करेंसियों की खरीदो फरोख्त का एक अमल है। तो बेसिकली आप इसमें जो करेंसीज हैं आप उसके जो है आप जिसे कह सकते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं। आप एक करेंसी बेचते हैं तो दूसरी आपको खरीदनी पड़ती है। तो ये दुनिया में सबसे बड़ी मालियाती मंडियों में से एक है। ये कैसे काम करता है हम इसका एक बेसिक रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स क्या होते हैं? करेंसी पेयर्स होते हैं ये करेंसी पेयर्स होते हैं बेसिकली, ये आप देख सकते हैं इधर। करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसियों की तिजारत, यानी कि जो करेंसी की ट्रेडिंग है, जैसे आप मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी है, रिप्रेजेंट्स जो है ये यूरो यूएसडी का जो पेयर है ये रिप्रेजेंट करता है यूरो और यूएस डॉलर को। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इसमें जो जोड़े की पहली जो करेंसी है उसको बुनियादी करेंसी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये यूरो है तो उससे बुनियादी करेंसी कहेंगे आप। ठीक है, ये जो दूसरी है जैसे यूएसडी है इसको आप कहेंगे कोड करेंसी। ठीक है, अगर यूएसडी को आप पहले रख दें और यूरो को बाद में रख दें तो यूएसडी बुनियादी करेंसी आ जाएगी, यूरो कोड करेंसी आ जाएगी। अभी यूरो पहले है तो ये बेसिकली बेसिक आपका जो बुनियादी करेंसी है ये वो है। अभी आप यूरो से यूएसडी में जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप व्हेन यू ट्रेड अ पेयर यू आर बाइंग वन करेंसी एंड सेलिंग अदर। अब मिसाल के तौर पे अगर आप यूरो में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप यूरो को बेचेंगे तो आप यूएसडी को खरीद रहे हैं। ठीक है, और आप अगर यूएसडी को खरीदेंगे तो आप यूरो को बेचेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज रेट होता है ये आपको एक्सचेंज रेट से आपको पता चलता है कि आपकी बुनियादी करेंसी की एक जो यूनिट है उसे खरीदने के लिए कितनी कोड करेंसी की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे यहाँ पर है एक एग्जांपल कि यूरो यूएसडी एक्सचेंज रेट है जी 1.20। अब यूरो यूएसडी में जब एक्सचेंज होगा तो उसकी क्या एक्सचेंज रेट है 1.20। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक यूरो खरीदना है तो उसके लिए आपको 1.20 यूएस डॉलर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब बिड एंड आस्क प्राइस क्या चीज है? ठीक है, बिड एंड आस्क प्राइस वो है जो वो कीमत है जिस पर आप करेंसी का जो पेयर है वो बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे the bid price is the price at which you can sell a currency pair, while ask price is which you can buy it. The difference between these prices is called spread. स्प्रेड, ठीक है जी, बताते हैं जी आपको इसके बारे में। स्प्रेड किसे कहते हैं? स्प्रेड का मकसद, स्प्रेड का जो मतलब होता है उर्दू में उसे कहते हैं फैलाव, किसी भी चीज का फैलाव। तो जिस पर करेंसी का जोड़ा आप बेच सकते हैं उसे बिड कहा जाता है, जबकि जो आस्क प्राइस है वो कीमत होती है जिस पर आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, जो आस्क प्राइस होती है उस पे आप खरीदते हैं, जो बिड प्राइस होती है उस पे आप करेंसी का जोड़ा बेच सकते हैं। ठीक है, ये वो है। अच्छा, लेवरेज क्या होती है बेसिकली? लेवरेज जो है, जो फॉरेक्स ट्रेडर्स, फॉरेक्स ब्रोकर्स often offer leverage, allowing you to control a large position with a smaller amount of capital. मिसाल के तौर पे जो लेवरेज को हम ऐसे लेंगे कि लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100:1 रेशियो है, यू कैन, अगर आपके पास $100 हैं तो आप $10,000 की जो है लेवरेज ले सकते हैं। तो बेसिकली
आपको कम सरमाए के साथ बड़ी पोजीशन को कंट्रोल करने की इजाज़त मिलती है। ठीक है? तो लेवरेज का तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग हैं लेवरेज ना लेते हैं, ना रिकमेंड करते हैं किसी को। तो बेसिकली ये समझाना था, आप सिर्फ़ मकसद इसका कि लेवरेज का तो वो समझा है। अच्छा जी, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म कौन से यूज़ होते हैं? ये ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे बात करते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म क्या होते हैं बेसिकली? Forex trading is typically conducted through online trading platform provided by brokers. अच्छा जी, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है आमतौर पर ब्रोकर्स के फरहम करदा जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ज़रिए की जाती है। उसके बगैर आप नहीं कर सकते, ठीक है? चाहे कोई भी रिटेल ट्रेडर्स है वो उसके बगैर नहीं कर सकता। तो ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म्स जो होते हैं ब्रोकर्स के, ये मार्केट का तज्ज़िया करने और तजारत जो आपकी ट्रेडिंग होती है उसको अंजाम देने के लिए आपको जो है टूल्स और वसाइल पेश करते हैं और आप उसके बदले आप उनको कमीशन देते हैं। जो ब्रोकरेज फ़र्म होती है वो आपकी जो पर ट्रेड होती है उसका कमीशन काटते हैं, ठीक है? मार्केट एनालिसिस, अब मार्केट की एनालिसिस जो है बेसिकली मार्केट एनालिसिस, ठीक है जी। Trader use various method to analyze the forex market, include technical analysis, ये चीज़। अच्छा जी, मार्केट एनालिसिस का मतलब है कि जो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो फॉरेक्स मार्केट का मतलब एनालाइज करते हैं, यानी उसका तज्जिया करते हैं, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। जिसे आप टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, कीमत जो उसके चार्ट्स देखते हैं, उसके प्राइस को और उसके जो पैटर्न्स हैं, जो उनका मुतालबा करते हैं, सॉरी मुताला करते हैं। मुतालबा मुँह से निकल गया, बेसिकली मुताला करते हैं उसका, यानी कि स्टडी करते हैं। और बुनियादी जो जो तज्ज़िया है ना बेसिकली वो आप उसे कह सकते हैं कि अ, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जो न्यूज़ होती है ना, उनका भी बहुत इम्पैक्ट होता है इनके ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस के साथ-साथ आपको न्यूज़ पे भी नज़र रखनी पड़ती है। कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको न्यूज़ से ही मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो जाए, जैसे सेंट्रल बैंक्स होते हैं, बाइंग कर रहे होते हैं, ज़्यादा उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, तो मार्केट अपने आप बुलिश उसमें पैटर्न में चली जाती है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? बेसिकली जो सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, जिस अ, उसमें मुमकिना नुकसानात को जो महदूद करने के लिए ना, पोटेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए आप रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है? जिसमें आप मनी मैनेजमेंट आ जाती है, आपकी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है? आप स्टॉप लॉस लगाएँगे तो आपको मिनिमम आपको लॉस होगा और आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा ना, वो स्टॉप लॉस से आप उससे बच जाते हैं स्टॉप लॉस लगाने से, ठीक है? अच्छा, तो मुख्तसर ये कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है दूसरी करेंसी के मुकाबले में बेसिकली मार्केट के तजिया मतलब बेसिकली जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो दूसरी करेंसी जब आप एक करेंसी बाय कर रहे होते हैं तो वो दूसरी करेंसी को आपको खरीदनी पड़ती है और इसके आप जो हैं बेसिकली अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं अच्छा पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में भाई सोच लिया है कि आपने फैसला कर लिया है कि मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है मेरे पास $5000 या $10,000 या जितने भी आपके पास $1000 हैं आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करना चाह रहे हैं तो बेसिकली सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को तालीम दें ठीक है वो कैसे दें कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जो इस चीज़ को सिखाते हो ना कि जो आपके पास पैसे हैं आप उसको खतरे में डाल दें कि भाई नहीं मैंने इन्वेस्ट करने हैं तो उसके साथ जो जो आपका अकाउंट होगा ना वो वॉश हो जाएगा तो बेसिकली आप किसी
इट्स एसेंशियल टू एजुकेट योरसेल्फ थ्रू एंड स्टार्ट विद प्रैक्टिस अकाउंट। जी, प्रैक्टिस अकाउंट होता है, जो डेमो अकाउंट होता है ना, बेसिकली आप वो बना लें और किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जो आपको इसके बारे में आपको सिखाए, पढ़ाए, बेसिकली ये। ठीक है? अच्छा जी। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड हाउ डज इट वर्क? ये तो हो गया। तो मेन स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ट्रेडर्स के जो व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड हाउ डज इट वर्क, मेन स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेक्स। ठीक है जी। अच्छा जी, फॉरेक्स के लेकिन उससे पहले दो चार चीज़ें आपको और बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड हाउ डज इट वर्क। तो हमने अभी बात की थी, जैसे मिसाल के तौर पे ये रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट एनालिसिस की। तो उसके दरमियान एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जो बेसिकली जो ट्रेडिंग है ना, वो स्पेकुलेट करती है ऑन डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट। अगर इफ अगर जो है जो जो करेंसी है, मिसाल के तौर पे कि जो ट्रेडर्स होते हैं ना, बेसिकली वो देखते हैं कि डायरेक्शन देखते हैं एक्सचेंज रेट की कि किस तरफ जा रही है। अगर वो उन्हें उन्हें लगता है कि जो करेंसी की जो बेस है वो मजबूत हो रही है अगेंस्ट जो उन्हें करेंसी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो बाय कर लेते हैं और गो फॉर लॉन्ग पोजीशन जाते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि जो करेंसी उनको चाहिए वो वीक हो रही है, उन्हें खरीदनी है, तो वो खरीदते नहीं है, फिर उसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है? ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये दो तरह की पोजीशंस होती हैं। अच्छा, तो जो मार्केट आवर्स हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो बेसिकली आप कह लें कि जो मार्केट आवर्स है ना, ये इसका टाइमिंग क्या होती है, किस किस वक्त खुलती है और किस वक्त बंद होती है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो 24 घंटे खुली है, 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन खुली है। कंटिन्यूस ट्रेडिंग आप इसमें कर सकते हैं। जो मेजर ट्रेडर्स है ना इसके अंदर, वो हैं सेंट्रल बैंक्स इंक्लूड लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड सिडनी। ठीक है? फिर आप आ जाएं जी, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं। ये टाइप्स, ट्रेडर्स यूज वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स टू कंट्रोल देयर ट्रेड्स। मतलब मिसाल के तौर पे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्स, उनके जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आप कह लें कि मार्केट जो बाय करेंगे और सेल करेंगे करंट प्राइस पे, उनके ऑर्डर्स की जो होगी ना लिमिट होगी। ठीक है? जब भी वो बाय एंड सेल करेंगे तो वो लिमिट पे ऑर्डर्स लगाएंगे और स्पेसिफिक प्राइस होगी उनकी, कि भाई उनका एक टारगेट होगा। मिसाल के तौर पे उन्होंने अगर 10 रुपए की एक चीज़ ली है, तो उनका टारगेट होगा नहीं यार, कम से कम भी जो है उनका जो टारगेट प्राइस होगा ना स्पेसिफिक, वो 15, 5 1 रुपए वो लेंगे, कम से कम 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, तो उसका। और फिर उस पे क्या करेंगे, उसके साथ वो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा देंगे कि वो जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट, जैसे वो स्टॉप लॉस लगा देंगे तो उसमें कम से कम उनको लॉस होगा। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो स्पेकुलेट करते हैं डायरेक्शन एक्सचेंज रेट की, भाई किस तरफ जा रही है। तो बेसिकली जो ट्रेडर्स होता है शरत तबादला की समझ पर गौर करते हैं। अगर उन्हें यकीन है कि बुनियादी करेंसी जो उन्होंने खरीदनी है, कोड करेंसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बुनियादी करेंसी वो होती है जो आप, जैसे यूरो यूएसडी है तो यूरो उसकी बुनियादी करेंसी होगी, वर्सेस यूएसडी, यूएसडी होगी कोड करेंसी। तो अगर उसे यकीन है कि जो बुनियादी करेंसी है
वो कोड करेंसी के मुकाबले में मजबूत हो जाएगी तो वो जो है यूरो खरीदेगा, ठीक है। फिर वो लॉन्ग पोजीशन पे जाएगा। अगर उसे ये यकीन है कि नहीं यार ये कमजोर हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो शॉर्ट की तरफ चले जाएंगे, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम मेन स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेक्स, ठीक है। जो फॉरेक्स के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो, अच्छा जी, फॉरेक्स के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो बेसिकली हैं सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट, ठीक है। ये दो। तो सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो मैनेज करते हैं कंट्री की जो करेंसी है, मनी सप्लाई है, इंटरेस्ट रेट है। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अक्सर औकात फॉरेक्स मार्केट में उसे स्टेबलाइज करने के लिए जो कैश फ्लो है उसे बढ़ा देते हैं। और गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, गवर्नमेंट्स जो होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है फॉरेक्स मार्केट में, मैनेज देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे मिसाल के तौर पे वो गोल्ड की जो अपना रिजर्व है वो बढ़ा देना शुरू कर देते हैं, तो गोल्ड की जो प्राइस है वो ऊपर जाना शुरू कर देती है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कमर्शियल बैंक्स जिन्हें हम मेजर बैंक्स भी कह सकते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, ये लार्जेस्ट प्लेयर होता है फॉरेक्स मार्केट में। इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो मोस्ट जो इनका कैपिटल होता है ना, दे ट्रेड करेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड फॉर देयर ओन प्रॉफिट, मतलब वो करेंसी में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हेज फंड। हेज फंड क्या होता है, हेज फंड जो होता है बेसिकली ये कंपनीज, हेज फंड, इंस्टीट्यूशनल स्पेक्युलेटर्स। अच्छा जी, हेज फंड होता है कि ये दीज आर इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, ये इन हाई रिस्क ट्रेडिंग हिकमत अमली पे ये काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो लोग होते हैं जो हेज फंड मैनेज करते हैं। अ, वो इस तरह के खिलाड़ी हैं कि जो फॉरेक्स मार्केट में जो जो सबसे ज़्यादा पैसा होता है ना, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं हेज फंड की सूरत में, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जी, हम लोग होते हैं 98% जो मार्केट के जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ना वो हम लोग हैं। तो हमारे बहुत थोड़े अमाउंट में पैसे होते हैं, ये इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी इन्हें आप कह सकते हैं, जो बहुत थोड़े थोड़े पैसों से मार्केट फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड लेते हैं। तो उनका जो होता है, जो रिटेल ट्रेडर्स होता है बेसिकली वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। दे आर ग्रोइंग देयर ओन मनी, नॉट अदर पीपल मनी, कि वो अपने ही पैसे को बढ़ा रहे होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं। अच्छा जी, ब्रोकर्स क्या होते हैं, जो बेसिकली जो ये आप ही देख लें, ये स्मॉल इंटर बैंक प्लेटफॉर्म्स करंट, ये जैसे लावा, एफ एक्स ऑल, ये हैं बेसिकली ये ब्रोकर्स हैं। तो ब्रोकर्स का क्या काम होता है, दे एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन फॉरेक्स मार्केट एंड रिटेल ट्रेडर्स। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप डायरेक्टली मार्केट में आप आपके पास एक्सेस नहीं है, आपको क्या करना है, आपने फॉरेक्स जो ब्रोकर्स होते हैं उनके पास पहले अकाउंट खुलवाएंगे, उनके थ्रू आप मार्केट फॉरेक्स मार्केट में घुसेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपको रिटेल ट्रेडर्स का जो प्रोवाइड करते हैं, ब्रोकर जो हैं रिटेल ट्रेडर्स को जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो ट्रेडिंग कर सके, ठीक है। अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके बदले वो उन्हें क्या मिलता है, उसके बदले वो कमीशन लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज होती हैं मुख्तलिफ, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हेज फंड, वो भी हेज फंड मैनेज करती हैं। वो उनका अपना ऑपरेशन होता है इंटरनेशनल, वो उनकी अपनी बेसिकली उनके अपने पैसे होते हैं, और बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है उसे आप कह लें कि उसमें इंश्योरेंस कंपनी आ जाती हैं, और म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं,
फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड करते हैं और उनके जो मैनेज होता है वो भी रिस्क भी मैनेज करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक बिल्कुल एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसमें इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स, वो फॉरेक्स मार्केट में उनका वो ट्रेड होता है। बेसिकली वो जो होते हैं, आप उन्हें कह लें कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जिसे आप कह लें कि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है बेसिकली। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला है जी, ऑन विच बेसिस मार्केट मूव्स। अच्छा, अब मार्केट की जो मूवमेंट है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर भी एक जो मार्केट है ना, अब आपको मिसाल देता हूँ। जैसे अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई है, इधर ऊपर देखेंगे सप्लाई सप्लाई, मार्केट यहाँ से टूटती हुई नीचे आ रही है, ठीक है। और इस जगह जो इनका बॉटम एरिया है, यहाँ पे डिमांड है तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठी, यहाँ डिमांड है तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, और यहाँ सप्लाई है इतनी ज़्यादा कि मार्केट को दोबारा टूटना पड़ा। तो बेसिकली जो मार्केट की जो मूवमेंट है, विच बेस मार्केट मूव्स, इट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा है, और वाइल नेगेटिव डाटा है जो कि उसको कमज़ोर करता है। तो बेसिकली जो मार्केट की जो डायरेक्शन है ना, जैसे यहाँ पर जब ये टूटी होगी तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ लोगों ने प्रॉफिट टेक किया होगा, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से न्यूज़ आ जाती है, इन्फ्लेशन की वजह से, इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से या बढ़ने की वजह से। दूसरा है जी पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जिस जैसे इलेक्शंस हो गए, यूएसए में इलेक्शंस हो गए, पॉलिसी चेंजेस हो गई कि नई गवर्नमेंट आ गई तो उसकी अपनी पॉलिसी है, पहली गवर्नमेंट थी तो उसकी अपनी पॉलिसीज हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। जो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो क्रिएट होती हैं, अनसर्टनिटीज होती हैं, उससे मार्केट में थोड़ा सा लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं, ठीक है। जब वो स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है ना, तो फिर वो इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करता है, फिर उससे पैसे भी ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर उससे एक आप कह लेंगे मार्केट जो है स्टेबल हो जाती है। और अनसर्टेनिटी से जो है वो वायलेटली मूव करी होती है, मतलब वो नहीं पता चल रहा होता कि बुलिश जाना है या या बेरिश चल रही है, तो उसमें आप जो इन्वेस्टर होता है बेसिकली वो घबरा जाता है। अच्छा, मार्केट सेंटिमेंट क्या होते हैं कि जो ओवरऑल एटीट्यूड होता है ना ट्रेडर का, वो एक पर्टिकुलर करेंसी की तरफ होता है। जैसे मार्केट जो मार्केट की जो मूवमेंट होती है ना, अगर वो पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि तो वो बाय की तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव सेंटिमेंट है तो वो क्या करेगा कि वो सेल करेगा, ठीक है। तो दो तरह के इसमें जो ट्रेडर का जो होता है कि भाई ये कि बाय प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, तो वो वॉल्यूम को देख के और सारी चीज़ें ओवरऑल इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो अब जैसे जैसे इसको बेसिकली पढ़ते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा, तो आपका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा इसकी तरफ ज़्यादा होता रहेगा। अच्छा, दूसरा जो है ये है, और एक और चीज़ जो सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज़ होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे जब वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आ रहा होता है, तब एक न्यूज़ आ रही होती है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे एक लंबी सी बेरिश कैंडल बनी हुई है इधर,
तो ऐसी कोई न्यूज़ आई होगी तो जिसकी वजह से ये देखें ये कितना नीचे गिरा है इसको यहाँ पर तकरीबन 5000 पॉइंट्स की डिप ली थी मार्केट ने यहाँ पर। तो कहने का मकसद है जब सेंट्रल बैंक्स की जो डिसीजन होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट्स पे बात हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मॉनेटरी पॉलिसी आ गई उस पे उसकी न्यूज़ आ गई, जो बैंक होते हैं वो करेंसी की जो वैल्यूज होते हैं उस पे उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जो हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं ना वो जनरली जो एक करेंसी को इन्वेस्टर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल जो बेसिकली एक आप कह लें कि और मिसाल देता हूँ आपको इसकी, इंटरनेशनली इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो चाइना का भी अच्छा भला इम्पैक्ट है उसमें गोल्ड के ऊपर, यूएसए का है। और आपको मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि जो सबसे ज़्यादा जो इसमें इन्फ्लुएंस है ना, एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये एक न्यूज़ बहुत इम्पैक्ट करती है इसके ऊपर, गोल्ड की जो प्राइस है उसके ऊपर, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में। और दूसरा सबसे बड़ा जो होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तीसरा इसका सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज होती है ना, जैसे मैंने आपको भी बताया इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिर जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, तो इसका बहुत इम्पैक्ट है इन मार्केट के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑन विच बेसिस मार्केट मूव्स। सॉरी, ये तो हो गया ऑन विच बेसिस मार्केट मूव्स प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग, ये इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो देर आर सर्वल पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स, मतलब यहाँ आप कह सकते हैं जैसे जो बेसिकली हम लोग तो यूज़ करते हैं जी ट्रेडिंग व्यू मार्किंग के लिए ना। तो MT4 एक मेटा ट्रेडर है, वो भी अच्छा है। इस पे आप यूज़र फ्रेंडली है, बेसिकली इंटरफेरेंस उसके ऊपर, तो काफ़ी मशहूर है वो फॉरेक्स ट्रेडर्स में। सपोर्ट्स ऑटोमेटेड ट्रेडिंग थ्रू एक्सपर्ट वाइड रेंज ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स। और इसी इसी के साथ जो उसका अपग्रेडेड है MT5 जो है, उसमें स्टॉक्स, कमोडिटीज, इकोनॉमिक कैलेंडर, इम्प्रूव चार्ट टूल्स, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके अलावा निंजा ट्रेडर है, सी ट्रेडर है, ट्रेडिंग व्यू है, जो बेसिकली जो हम लोग जैसे अभी आपको बताया कि ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं। अच्छा, तो दूसरा अब आप ये देखें, जैसे ये पेयर है, करेंसी पेयर की हम बात करें तो जो XAU USD, ये गोल्ड वर्सेस USD डॉलर। तो हम जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई मैं जो अगर मुझे बाई की ट्रेड लेनी है ना इसमें, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर को सेल करूँगा और गोल्ड को खरीदूंगा। फिर इसी तरह मैं गोल्ड को सेल करूँगा तो उसके बदले मुझे डॉलर मिलेगा। तो इस ये आप पेयर के सूरत में ही इसको ट्रेड करते हैं। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। जी, थैंक यू।